सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब मैं एक बार फिर से एक्टिव आ चुका हूँ और डेली वीडियोस बनाना मैंने शुरू कर दिया है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप सभी को यक्षिनी की एक कहानी सुनाई थी। एक ऐसी यक्षिनी जो जंगल में रहती है। और वो जो वीडियो थी वो कहानी का पार्ट 1 था। और ये जो वीडियो है जिसे आप अभी सुन रहे हैं, ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसने अभी तक पार्ट 1 को नहीं सुना है तो थंबनेल अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले इस पार्ट 1 को सुने, तभी आपको कहानी समझ आएगी, वरना कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 अब शुरू हो रहा है। जो कुछ भी विक्रम की लाइफ में चल रहा था, उसकी वजह से विक्रम की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। वो बहुत ही ज्यादा शरीर से भी थक गया था। जैसे तैसे वो चलकर मेन रोड पर पहुंचा और उसने सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल किया। पुलिस स्टेशन में कॉल कर उसने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूं विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम जितने भी गांव है हमारे अंडर में हर जगह पेट्रोलिंग करो। कहीं पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ भी होता है तो तुरंत एक्शन लो, और अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो तुरंत मुझे कॉल करो, ठीक है? उसके बाद सामने से जूनियर कांस्टेबल ने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। और उसके बाद विक्रम अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब विक्रम अपने घर पहुंचा तो वो हद से ज्यादा थक गया था, और वो जैसे ही बेड पर बैठा तो उसे नींद आने लगी। उसकी थकावट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने कपड़े तो छोड़ो, जूते तक नहीं उतारे, और वो बेड पर ऐसे ही पड़े पड़े सो गया। थोड़ी देर बाद ही उसे कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा, जैसे उसके घर में उसके अलावा भी कोई है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगी। अचानक से किचन का जो वाटर टैप होता है वो अचानक से खुल गया और पानी गिरने लगा। पानी गिरने की आवाज से विक्रम उठा और वो किचन में आया। उसने वाटर टैप को खुला हुआ पाया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वाटर टैप अपने आप कैसे खुल गया। उसने फिर सोचा कि चलो मैं ही खोलकर छोड़ गया हूँगा, और उसने वाटर टैप को बंद कर दिया। वो किचन से बाहर निकलकर कुछ ही कदम चला था, अचानक से कुछ बर्तन जमीन पर धड़ाम से गिरे, और विक्रम ने जैसे ही पीछे देखा तो उसने सारे बर्तनों को जमीन पर पाया। अपनी किस्मत को कोसने लगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को शांत किया और ठंडा पानी पिया, और वो बर्तन को समेटने लगा। तभी अचानक से उसे एक अजीब सी फ्रेगनेंस आई, और उस फ्रेगनेंस को सूंघकर उसने अपने होशो आवाज खो दिए। वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब विक्रम बेहोश था तब उसके कानों में एक आवाज आई, विक्रम, 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 विक्रम। और तभी जब विक्रम ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी जंगल में पाया। उसने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी वो अपने घर में था। वो अचानक से उस गांव के पास वाले जंगल में कैसे पहुंच गया। वो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके कानों में वो आवाज जो थी वो आना बंद नहीं हुई। वो आवाज आती रही, और उसके बाद विक्रम ने चारों तरफ देखा तो उसे अंधेरे अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने वहां पर पायलों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर उसके आसपास चल रहा हो। और विक्रम ने कहा, कौन है, कौन है? बाहर आओ, हिम्मत है तो बाहर आओ। और तभी विक्रम ने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई है वो चलती हुई उसके पास आ रही है। वो लड़की दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सरा भी
शर्मा जाए। उस लड़की की खूबसूरती देखकर विक्रम भी हैरान हो गया और विक्रम ने कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो और मुझे यहां कौन लेकर आया है? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, जिससे कुछ दिनों पहले रात में इसी जंगल में मिले थे। और ये सुनते ही विक्रम ने कहा, क्या तुम वही हो, वो काला साया? और उसके बाद उस लड़की ने हां में सर हिलाया। विक्रम ने कहा, मुझे किसी बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा। मैं यहां कैसे आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस जंगल से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो इस जंगल से हमेशा दूर रहना, वरना तुम्हारे उस साथी वफादार की तरह तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। समझे कि नहीं? विक्रम जो था उसे एक जोर की हवा छूकर गई और विक्रम ने एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनी। उस लड़की की उम्र तकरीबन 8 से 10 साल होगी और वो लड़की वहां पर खेल रही थी। अचानक से वो यक्षिणी उस लड़की के पास आई और विक्रम ने कहा, ये बच्ची कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है? और उसके बाद उस यक्षिणी ने कहा, ये यहाँ पर खेलते लेकिन अब वापस जाएगी नहीं। और ये कहकर उस यक्षिणी ने उस बच्ची का गला मोड़ दिया और विक्रम ने जोर से चिल्लाया, नहीं! विक्रम जोर से चिल्लाकर उठा और उसने अपने आसपास देखा तो वो अपने घर में ही मौजूद था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसका पूरा गला सूख चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सालों से उसने पानी नहीं पिया। उसके बाद वो उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो फ्रेगनेंस थी वो कहां से आई थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं था। उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा था वो सब किसी भी आम इंसान की समझ के बाहर था। उसके बाद विक्रम सबसे पहले वॉशरूम में गया और उसने मिरर में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने दिनों से विक्रम सोया नहीं है। विक्रम ने अपना मुंह धोया और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो किचन में वापस आया। उसने गटागट करके फ्रिज से एक बोतल निकाल कर पी ली और पूरी बोतल खत्म होने के बाद उसकी प्यास बुझी। उसके बाद क्या था, वो बेड पर वापस आया और लेट गया। लेटने के बाद भी उसे कोई ज्यादा अच्छी नींद नहीं आई। बस वो पूरी रात करवटें बदलता रहा और उसके बाद सुबह सुबह वापस वो उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। उसे काम पर लेट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विक्रम नहाया धोया और उसे जो ब्रेकफास्ट करना था वो ब्रेकफास्ट करके वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो उसने कांस्टेबल से पूछा, तो बताओ, कल रात को तुम सब पेट्रोलिंग कर रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और उसके बाद वो जो कांस्टेबल थे उन्होंने कहा, जी नहीं सर, हमने पूरी रात पेट्रोलिंग करी है और कोई भी गड़बड़ हमें नहीं मिली। उसके बाद विक्रम ने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या था, विक्रम अपने चेयर पर आकर बैठ गया और फाइल्स देखने लगा। तभी एक कांस्टेबल ने पूछा, सर मैं आपसे एक बात पूछूं? और विक्रम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या बात है। उस कांस्टेबल ने कहा, सर मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और फिर उस कांस्टेबल ने कहा, नहीं सर, मतलब अभी कुछ दिनों पहले आप बहुत
अच्छे लगते थे, मतलब आपका जो पर्सनैलिटी थी आपकी, आप काफ़ी बन-ठन के रहते थे, आपकी बॉडी काफ़ी, आप हेल्दी थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। और उसके बाद विक्रम ने कहा, अरे तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, हमने ड्यूटी भी तो देखो कौन सी चूज करी है, पुलिस की। इस काम में ये सब तो चलता रहता है। खैर, मुझे गांव में जाना है और लोगों से उनका हालचाल लेना है, तो गाड़ी निकालो। उसके बाद क्या था, उस कांस्टेबल ने कहा, ठीक है सर, अभी मैं गाड़ी निकालता हूं। विक्रम जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक घर के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा है और विक्रम ने वहां पर गाड़ी रुकवाई। विक्रम कार से उतरा और उसने कहा, क्या हुआ, आप सभी यहां पर भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? और उसके बाद गांव वालों ने विक्रम की तरफ देखा तो सबकी आंखें नम थी। सबको ऐसे उदास देखकर विक्रम भी काफी चिंता में पड़ गया। वो ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। भीड़ को साइड करके जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर में एक पति पत्नी रो रहे थे। और विक्रम ने पूछा, अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? और उसके बाद वो जो पति था, जो आदमी था, वो भागता हुआ विक्रम के पास आया और उसने कहा, भाऊजी, भाऊजी, मेरी बेटी रात से नहीं मिल रही है, कुछ करिए भाऊजी, कुछ करिए। और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और विक्रम ने कहा, क्या आपकी बेटी रात से नहीं मिल रही? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, बाबूजी, मैं क्या करता, सबसे पहले मुझे लगा कि गांव में यहीं कहीं होगी, लेकिन उसके बाद जब पूरा गांव छान मारा तो कहीं नहीं मिली। अभी हम थोड़ी देर बाद आपके पास ही आ रहे थे। और उसके बाद विक्रम ने कहा, हे भगवान, अगर आपकी बेटी रात से गुमशुदा थी तो रात को ही आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर, और वो गायब कहां से हुई? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, भाऊजी, मुझे इतना याद है कि रात को वो बाहर निकली थी, उससे कुछ जरूरी काम था। कह रही थी कि उसे उसकी सहेली से कोई जरूरी किताब लेनी है, और अगर वो किताब नहीं लेगी तो काम पूरा नहीं कर पाएगी और स्कूल में उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया। मुझे ये लगा था कि अब तो आपका राज आ गया है, अब तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ गलत कर पाएगा, और इसी भरोसे ने मेरे को पागल बना दिया और मेरी बेटी गायब हो गई। और ये बात सुनकर विक्रम की जो आंखें थी वो नम हो गई और विक्रम ने कहा, आप चिंता मत करिए, कुछ भी हो जाए आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी, आप मुझे उसकी एक फोटो दीजिए। और उसके बाद वो जो आदमी था वो अपने घर में भागा गया और एक फोटो निकाल कर लाया। जैसे ही विक्रम ने उस फोटो को देखा तो उसके जो पैर थे वो जमीन से चिपक गए और उसका दिमाग एकदम जम गया, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, कांस्टेबल, कांस्टेबल, ये फोटो लो और इसे पूरे पुलिस स्टेशन में फैला दो। हर कांस्टेबल को इस बच्ची को ढूंढने में लगा दो, ठीक है? ये बच्ची मुझे चाहिए, वो भी सही सलामत, समझे? आसपास के जितने भी गांव हैं फैल जाओ चारों तरफ, मुझे ये लड़की चाहिए, समझे तुम? उसके बाद में उस कांस्टेबल ने कहा, ठीक है सर। उसके बाद विक्रम अपने कांस्टेबल के साथ उस लड़की के घर गया जिस लड़की के घर वो गुमशुदा लड़की जाने वाली थी किताब लेने के लिए। और उस लड़की से पूछताछ करने के बाद विक्रम ने पाया कि वो लड़की जो गुमशुदा है वो कभी अपनी सहेली के घर पहुंची ही नहीं, और अगर वो अपनी सहेली के घर नहीं पहुंची तो वो बीच में से कहां गायब हो गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था विक्रम की टेंशन बढ़ते जा रही थी और उसे वही सपना बार बार ख्यालों में आकर परेशान कर रहा था कि कहीं वो जो सपना उसने देखा वो सच तो नहीं, कहीं वो लड़की उसी जंगल में फंसी तो नहीं हुई। जितने भी गुंडे वगैरह थे जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट्स थी सबको उठवा लिया गया और उन गुंडों को बहुत मारा पीटा गया, लेकिन कोई भी
ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि वो लड़की उनमें से किसी के कारण गायब हुई है। और उसके बाद विक्रम भी यही सोच में पड़ा हुआ था कि अब उसे उस जंगल में वापस जाना पड़ेगा। रात हो गई थी और विक्रम के दिमाग में सिर्फ टेंशन ही टेंशन हो रही थी कि आखिर वो बच्ची कहाँ होगी, किस हालत में होगी। और वहां पर एक कांस्टेबल आकर कहने लगा, सर, हमने जितने भी अपराधी थे सबको बहुत मारा, जिनकी भी हिस्ट्री थी सबको उठा लिया, सबको बहुत मारा पीटा, लेकिन कोई सुराग देने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब सच कह रहे हैं, इनका कोई हाथ नहीं है इस चीज में। अगर होता तो इतनी मार खाने के बाद तो ये बता देते। और उसके बाद विक्रम ने कहा, अभी 3rd डिग्री दो सबको, 3rd डिग्री दो, समझे? मुझे वो लड़की चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। बाकी जितने भी लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं उनसे कुछ खबर मिली? और उसके बाद उस कांस्टेबल ने कहा, नहीं सर, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा हर कोई कर रहा है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, जो मैंने कहा है अभी वो करो, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। और उस कांस्टेबल ने हाँ में सर हिलाया और वो वापस लॉकअप में चला गया। विक्रम ये सब सोच ही रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके कानों में एक आवाज आई और उसे वही फ्रेगनेंस जो उसे घर में आ रही थी और जिसे सूंघकर वो बेहोश हो गया था, वही फ्रेगनेंस उसे वापस आई और उसके कानों में आवाज आई, विक्रम तुरंत अचानक से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी वहां पर जो कांस्टेबल्स मौजूद थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? आप बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, क्या आप घर जा रही हैं? और उसके बाद विक्रम ने जवाब दिया, ना मैं घर जा रहा हूं ना तुम घर जाओगे। जब तक वो बच्ची नहीं मिल जाती कोई घर नहीं जाएगा, सबको ड्यूटी करनी है, समझे तुम? और जिसे घर जाना है वो परमानेंटली घर चला जाए। उसके बाद वहां पर जितने भी कांस्टेबल्स थे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन कांस्टेबल्स ने कहा, सर आप चिंता मत करिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और विक्रम वहां से चला गया। विक्रम ने अपनी पुलिस वाली गाड़ी निकाली और वो खुद कार को ड्राइव करते हुए गांव की तरफ बढ़ा। गांव के लोग विक्रम को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें यकीन था कि विक्रम उस खोई हुई बच्ची को ढूंढ कर ही मानेगा। गांव को पार करते हुए विक्रम अपनी उस कार को लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ गया और अंधेरे की वजह से विक्रम को नजर भी नहीं आया। उसने गलती से थोड़ी सी हल्की सी टक्कर उस आदमी को मार दी, जिसकी वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। विक्रम तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और उसने कहा, अरे तुम हो कौन और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, इतनी जल्दी भूल गए? और उसके बाद विक्रम ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही। उसके बाद वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और उसकी हाइट देखकर विक्रम समझ गया कि ये वही गुफा वाला आदमी है। विक्रम ने कहा, तुम और यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे भविष्य में होने वाली चीजें पहले ही मालूम हो जाती हैं कि आखिर क्या होने वाला है। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें मालूम था कि वो बच्ची गायब होने वाली है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और उसके बाद उस आदमी ने जवाब दिया, हां, मैं जानता था कि वो बच्ची गायब होने वाली है, लेकिन उसके गायब होने के पीछे भी एक कारण है। विक्रम ने पूछा, कारण? कैसा कारण? उस आदमी ने जवाब दिया, उस यक्षिणी की अब आखिरी गिनती शुरू हो गई है, अब उसका अंत नजदीक है। विक्रम ने कहा, उसका अंत नजदीक है? कैसे होगा उसका अंत? विक्रम ने जब यह पूछा तब वो आदमी मुस्कुराने लगा और उस आदमी ने कहा, तुम बस
इस लॉकेट को पहनो और जंगल में घुस जाओ। हिम्मत मत हारना, सब कुछ अच्छा होगा। उस बच्ची को बचाना है ना। विक्रम ने उस लॉकेट को देखा तो उस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इन मंत्रों का मतलब क्या है। और विक्रम ने कहा, ये कैसे, क्या है इसके ऊपर? ये तो मंत्र लिखे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़नी आती है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या लिखा है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम सिर्फ इसे पहनो और अंदर घुस जाओ। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम करोगे ही। तुम्हें उस बच्ची को बचाना है, ठीक है? और विक्रम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस लॉकेट से मैं उस यक्षिनी को हरा दूंगा? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं ये तुम्हें दफियानूसी लग रहा है, लेकिन तुम ही मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जितने भी कांस्टेबल्स हैं तुम्हारे, सबको लेकर आओ और इस जंगल में घुस जाओ उस बच्ची को बचाने के लिए। क्या होगा? वही होगा जो पहले उस हवलदार के साथ हुआ था। उन सभी कांस्टेबल्स की भी मौत हो जाएगी जिन्हें तुम इस जंगल में लेकर जाओगे। समझे तुम? मेरी बात एक ध्यान से सुनो। यक्षिनी एक शक्ति है जिसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम्हें उससे बड़ी शक्ति की सहायता लेनी होगी। समझे तुम? और ये बात सुनते ही विक्रम को समझ आ गया कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। विक्रम ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे भगवान से मदद लेनी चाहिए, है ना? और उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। विक्रम ने कहा, मैंने बचपन से कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, ना ही उन पर यकीन किया। क्या ये सब सच में होता है? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, बीते कुछ दिनों में जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या इससे पहले तुम्हें इन सब चीजों पर यकीन था? और उसके बाद विक्रम ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अगर ये मेरे साथ ना हो रहा होता तब तो मैं कभी जिंदगी में इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद उस आदमी ने जवाब दिया, तो यही बात है, बस हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस ताकतवर यक्षिनी को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही मेरे बस की बात है। हमें ऊपर वाले की मदद लेनी ही होगी। उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, अब मुझे यह भी बता दो कि आखिर करना क्या पड़ेगा। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, उस जंगल से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले एक छोटा सा मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वहां पर अक्सर शांति रहती है, कोई वहां पर आता जाता नहीं है। उस मंदिर में भोले बाबा की प्रतिमा है और हमें ये जो लॉकेट है जिस पर मंत्र लिखे हुए हैं, ये लॉकेट ले जाकर उनके चरणों में समर्पित करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद इस लॉकेट में शक्तियां आ जाएंगी, जिन शक्तियों की मदद से तुम उस यक्षिनी को हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर कर सकते हैं। वो वहीं चली जाएगी जहां से वो आई थी। उसके बाद उससे किसी को खतरा नहीं होगा और उस जंगल में भी शांति हो जाएगी। विक्रम ने ये सारी बातें सुनने के बाद एक सवाल किया, क्या सच में ये सब करने से वो यक्षिनी जहां से आई है वहीं वापस चली जाएगी? और उसके बाद उस आदमी ने थोड़ी गुस्से भरी निगाहों से विक्रम को देखा और उसने कहा, वरना एक और रास्ता है। अगर हमें उस यक्षिनी का सामना करना है तो तकरीबन 1000 से 2000 साल की तपस्या की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद परमात्मा हमसे खुश होंगे और हमें वरदान देंगे। तब वो वरदान हम उस यक्षिनी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, है ना? चलो तपस्या करने चलते हैं। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, 1000 साल? मैं तो 50-60 में टहल जाऊंगा जिस हिसाब से मौसम चल रहा है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक तरीका है। चलो, भोले बाबा की जय। उसके बाद विक्रम
और वो आदमी उस जंगल के पास गए और आधा किलोमीटर पहले ही उन्होंने कार को रोक दिया। दोनों कार से उतरे और आसपास देखने लगे। विक्रम ने कहा, कहां पर है यहां मंदिर? यहां तो सिर्फ जंगल जंगल सा नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता यहां कोई मंदिर होगा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो मेरे पीछे। विक्रम उस आदमी का पीछा करने लगा और वो आदमी एक सुनसान रास्ते में जाने लगा। वो सुनसान रास्ता काफी झाड़ी नुमा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा जंगल हो वहां पर। और वो जो आदमी था 7.5 फुट का, वो उस जंगल में घुस गया। विक्रम भी उसका पीछा करते करते उस झाड़ी में घुस गया। उसके बाद काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही छोटा और पुराना मंदिर नजर आया और उस मंदिर में एक भोले बाबा की प्रतिमा भी थी। जिसके बाद उस आदमी ने कहा, ये रहा वो मंदिर। कई 100 सालों से यहां पर कोई आता जाता नहीं है, असल में किसी को यहां के बारे में पता ही नहीं है, चलो पूजा करते हैं। उसके बाद विक्रम ने वो लॉकेट प्रतिमा के चरणों में समर्पित किया और वो दोनों पूजा करने लगे। विक्रम को इन सब बातों पर फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में उस छोटी बच्ची को बचाना था, इसलिए वो पूरे मन से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो जो लॉकेट था जिसमें मंत्र लिखे हुए थे वो चमकने लगा और विक्रम ने कहा, देखो देखो, ये लॉकेट चमकने लगा, लॉकेट चमकने लगा। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, भोले बाबा ने कृपा कर दी, अब चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विक्रम ने उस लॉकेट को पहना और जैसे ही उसने उस लॉकेट को पहना तो इतने टाइम से जो उसके दिमाग में टेंशन थी और बेचैनी थी वो सब कहीं खत्म सी हो गई। उसकी आंखों के नीचे पड़े हुए डार्क सर्कल गायब हो गए और उसकी जो बॉडी थी वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगी। उसका शरीर मजबूत होने लगा और उसके बाद वो आदमी और विक्रम दोनों जंगल की तरफ निकल गए। उस आदमी ने पूछा, कैसा लग रहा है लॉकेट को धारण करके? जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई अलग ही शक्ति आ गई हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, मेरा सर भारी भारी सा रहता था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसे स्वस्थ हो गया हूं। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अब तो कुछ भी हो जाए, उस यक्षिणी को हम जहां से वो आई है वहां भेज कर ही रहेंगे। अब विक्रम और वो आदमी दोनों उस जंगल के बाहर आ चुके थे। विक्रम तुरंत गाड़ी से बाहर उतरा और उसने जंगल की ओर देखा। जंगल बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना बाहर से ही लग रहा था, लेकिन विक्रम के अंदर भी जुनून सवार था कि वो उस बच्ची को सही सलामत बचा कर लेकर आएगा और ये रात उस यक्षिणी की आखिरी रात होगी इस जंगल में। विक्रम ने अपने कदम उस जंगल की तरफ बढ़ाए और उसने उस आदमी की तरफ देखा। विक्रम ने कहा, क्या हुआ, तुम नहीं चलोगे? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, तुम भूल गए क्या, उस यक्षिणी ने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा था तुम्हें अकेले आना है और अगर तुम किसी को साथ लेकर आए तब वो उस बच्ची को मार देगी, इसलिए तुम अकेले जाओ, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर पड़ी तो मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनकर विक्रम ने हां में सर हिलाया और अपना दिल मजबूत करके वो जंगल में घुस गया। जंगल में काफी अंदर घुसने के बाद उसने आवाज लगानी शुरू करी, तुम कहां हो? जैसा तुमने कहा था मैं अकेला आया हूं, अब उस बच्ची को मेरे हवाले करो। वो बच्ची सही सलामत अपने घर वापस जानी चाहिए। और उसके बाद वहां पर विक्रम को एक ठंडी सी हवा छूकर गई और वहां पर किसी के भागने की आवाज आने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा भाग रहा हो। विक्रम ने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। विक्रम ने आवाज लगाई
ये सब करना बंद करो और उस बच्ची को मेरे हवाले करो। उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे हैं। और तभी अंधेरे में से एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई और उस बच्चे को देखकर विक्रम बहुत खुश हुआ। विक्रम ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया। अचानक से ही उस बच्ची ने विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक वार किया, जिसकी वजह से विक्रम वहीं जमीन पर गिर गया और उसके गाल पर काफी गहरा जख्म बन गया। विक्रम ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? और विक्रम ये कह ही रहा था तभी उसने उस बच्ची की तरफ देखा तो उस बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस बच्ची ने एक आदमखोर की तरह विक्रम पर हमला किया और विक्रम जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाने में कामयाब रहा। ना चाहते हुए भी विक्रम ने एक जोरदार वार उस बच्ची के ऊपर किया और अचानक से ही एक वार पड़ते ही वो बच्ची एक काली मिट्टी में बदल गई। विक्रम समझ गया कि वो यक्षिनी उसके दिमाग के साथ खेल रही है, इसलिए वो उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने गले में बंधा हुआ लॉकेट एक बार फिर से देखा। उसमें से निकल रही चमक ने उसके शरीर पर जो जख्म लगा था उसे ठीक कर दिया। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये घिनौने खेल खेलना बंद करो और मेरे सामने आकर बात करो कि तुम चाहती क्या हो और उस बच्ची को क्यों नहीं छोड़ रही हो। जिसके जवाब में सामने से एक आवाज आई, मुझे तो लगा था कि तुम काफी बहादुर होगे, लेकिन तुम तो काफी डरपोक निकले। मुझसे बचने के लिए, मुझ अकेली से बचने के लिए भगवान दरवाजे पर चले गए। बहुत कम सोच, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। भले ही मैं तुम्हें इस लॉकेट के चलते जान से न मारूं, लेकिन मैं उस बच्ची को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब विक्रम ने ये सुना तब उसने कहा, अगर तुमने उस बच्ची को जरा सी भी नुकसान पहुंचाया तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तभी विक्रम ने फिर से पायलों की आवाज सुनी और उसे वही फ्रेगनेंस आने लगी जो उसने पहले भी सूंघी हुई थी। विक्रम ने सामने की ओर देखा तो सामने से कोई लड़की चलती हुई आ रही थी और वो फ्रेगनेंस उस लड़की की ही थी। उस लड़की ने पायल पहने हुए थे और वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे पायलों की आवाज विक्रम को सुनाई दे रही थी। वो जो फ्रेगनेंस आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक थी और जैसे ही वो यक्षिनी थोड़ा सा उजाले में आई और उसका रूप विक्रम ने देखा तो उसका दिमाग एक बार के लिए काम करना बंद कर गया। विक्रम उसकी खूबसूरती को निहारता ही रहा और यक्षिनी समझ गई कि विक्रम की क्या कमजोरी है। यक्षिनी ने विक्रम से कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं यहाँ चुपचाप सिर्फ रहती तो हूँ। ये जंगल मेरा घर है और मैं यहाँ की रानी। तुम परेशान मत हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बनाऊंगी। छोड़ो ये सब मोह माया, मेरे पास आओ। वो यक्षिनी अपनी खूबसूरती और अपने शरीर से विक्रम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी और उसका शरीर इतना ज्यादा खूबसूरत था कि एक सेकंड के लिए विक्रम का मन भटकने लगा था। लेकिन जैसे ही उसका मन भटका तो उसके सीने में एक जोरदार करंट लगा और उस तेज करंट की वजह से विक्रम एक बार फिर से अपने असली रास्ते पर आ गया। अपनी खूबसूरती को और अपने शरीर को बार बार दिखाकर वो यक्षिनी विक्रम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी और लेकिन जब जब वो विक्रम अपने रास्ते से भटकता था तो वो जो लॉकेट उसके गले में बंधा था
वो चमकता था और एक जोरदार झटका मारता था, जिसकी वजह से विक्रम वापस सही रास्ते पर आ जाता था। बार बार विक्रम की यही मांग थी, उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। समझे तुम? अब देखने वाली बात यह थी कि क्या विक्रम उस लॉकेट की सहायता से उस यक्षिणी को हमेशा के लिए जहां से वो आई है वहां उसे भेज पाएगा और उस बच्ची को सही सलामत उसके माँ बाप के पास पहुंचा पाएगा। जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला पार्ट, जो आपको सुनने को मिलेगा इसी चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर।